नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज से पहले हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपने बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को सुना, उनकी कहानियाँ सुनी, वो कैसे सफल हुए और खासकर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थी, कई अभ्यर्थियों को आपने सुना। लेकिन आज हम एक ऐसे विशेष गेस्ट के संग जुड़े हुए हैं जो दुर्भाग्यवश कहीं न कहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू से चूक गए थे। उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं आमंत्रित किया गया था। चूँकि आप भी अवगत हैं कि अभी बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, ये एग्ज़ाम बेसिस नहीं है, ये एपीआई इंडेक्स के आधार पे है। अगर आपका एपीआई इंडेक्स बहुत अच्छा है, तो आपको इंटरव्यू में कॉल आता है, आप चयनित किए जाते हैं। लेकिन अगर आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, एसआरएफ हैं लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर नहीं है, अगर आप पीएचडी नहीं किए हुए हैं, तो शायद आपका इंटरव्यू कॉल भी ना आ पाए। ऐसी स्थिति आने वाले विषयों में भी देखने को मिलेगी और वर्तमान में जैसा कि हमारे संग जो आज मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए रितेश कुमार यादव शायद उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हाल में 2-3 दिनों ही पहले बीपीएससी के द्वारा रिज़ल्ट प्रकाशित होता है। जिसमें सुनहले अक्षरों में ये अपना नाम अंकित करते हैं रितेश कुमार यादव सर को 50वीं रैंक मिलती है और एसडीएम के रूप में इनका चयन होता है। एसडीएम आप समझते हैं कि अगर एक जिला के संदर्भ में बात करूँ तो जिला के दूसरे सबसे बड़े पदाधिकारी आने वाले वक़्त में देखने को मिलेंगे और समय बीतने के संग-संग ये जिले का पूरा आला कमान भी इनको ज़रूर मिलेगा ऐसा, डीएम के रूप में भी वो होंगे, ईश्वर से कामना है। तो ख़ैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं एपीआई की में छूट जाने की वजह से वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू में भी नहीं कॉल फ़ॉर इनका होता है। लेकिन आज आपके समक्ष ये बीपीएससी के सफलतम अभ्यर्थी के रूप में आपके समक्ष हैं। तो सर, सबसे पहले आप संक्षिप्त में परिचय दें और जानना चाहेंगे आपकी क्या जीवन यात्रा रही है? इसके बारे में ज़रा मेरे दर्शकों को बताएँ, इसके बाद आगे तो प्रश्नों का कारवां चलता ही रहेगा। सर अगर इसको इसको अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर किया जाएगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है कि मैं बोलते-बोलते कभी सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाऊँगा, मीन्स सेल्फ सेंट्रिक बातें करूँगा, कभी साइकोलॉजी की बातें करूँगा, कभी प्रोफेशन की बातें करूँगा। जी तो हाँ, तो अभी उसमें क्या है मेरा कि अगर अगर अब पार्टिसिपेंट के जी, अगर जी। पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो उसमें क्या है कि मेरे को सहूलियत होगी बताने में, या अगर आप कहेंगे तो 5-10 मिनट मैं अपना जो भी है प्रिपरेशन या फिर साइकोलॉजी साइकोलॉजी में क्या-क्या स्कोप हो सकते हैं, इसको बताऊँगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। जी हाँ, रितेश सर, उसी तरह से ये सत्र चलेगा। बस मैंने अभी शुरुआत में मैं आपकी ब्रीफ़ चूँकि आपकी जीवन यात्रा भी इतनी संक्षिप्त रही नहीं है। आप कैबिनेट में भी वर्क जी, किए हुए जी। हैं और अभी आप सीजीएल के जी, जी, थ्रू जी। अकाउंटेंट ऑफ़िसर भी रहे हैं, तो आप अपने ही मुख से अगर अपने बारे में बताएँ तो बेहतर रहेगा। आप संक्षिप्त में अपना परिचय दे दें, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे सीनियर भी जुड़े हुए हैं, जो बीएचयू के हैं स्टूडेंट, और बाकी कहीं के भी हों, सब मेरे सीनियर हैं। और मैक्सिमम लोग, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सभी मेरे सीनियर ही हैं मैक्सिमम लोग। और तो मेरा नाम रितेश कुमार यादव है और मेरा जो गृह जिला है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार है। और मैं इस बार बीपीएससी की 67th बीपीएससी में 50वां रैंक लाया हूँ। इससे पहले मैं लगातार 2 बार, मतलब ये मेरा थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव बीपीएससी में इंटरव्यू था। तो लगातार 2 बार तो असफल प्रयास रहा, लेकिन इस बार मैं सफल हुआ। और जहाँ तक मेरा पिछला जो परिचय है, मैं अपना जो प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के हाई स्कूल से किया, फिर उसके बाद मैं बनारस से इंटरमीडिएट और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट तो था एकेडमिक में, बट कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ऐसी थी, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन, कि हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ा। बट मीनवाइल मैं नेट भी क्वालिफाई कर लिया था। तो फिर उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल दिया, सीपीएसआई दिया, और बाकी और बहुत सारे जो एग्जाम, वनडे एग्जाम जिसको आप लोग बोलते हैं, मैं दिया। और लगभग सभी एग्जाम में सफल हुआ। तो इससे मेरी सबसे पहली ज्वाइनिंग कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ। फिर उसके बाद सीजीएल में डिविजनल अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ। बीच में मैंने सीएपीएफ भी दिया, वहां भी मैं सफलता पाया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं यूपीएससी और बीपीएससी की तरफ मूव किया, क्योंकि
प्रॉब्लम ये था कि एकेडमिक में स्कोप मेरे लिए इसलिए नहीं था कि एपीआई एंड और बाकी सब बहुत सारी चीज़ें थी और थोड़ा साइकोलॉजी से मेरा जो एकेडमिक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी तो मैं पढ़ता हूँ कॉम्पिटिशन के हिसाब से, बट एकेडमिक साइकोलॉजी मेरा मानना है कि थोड़ा-सा अलग होता है। तो फिर मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तरफ मूव किया और ये मेरा 5वाँ लगातार अटेम्प्ट था जिसमें मैं 3 लगातार बार तो इंटरव्यू दिया। उससे पहले मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री किया, क्वालीफाई किया और सेकंड अटेम्प्ट में प्री भी नहीं हुआ था और ये मेरा 5वाँ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो सर ये मेरा ब्रीफ परिचय था और अभी मेरी एज ऑलमोस्ट 31 ईयर है और मैं आज एसडीएम के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और सर रही बात साइकोलॉजी पढ़ाने की, तो साइकोलॉजी सर एक ऐसी मतलब सर या मैडम जो भी है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्कोप इतना वाइड है कि हम उसको समझ नहीं सकते हैं। मतलब उसको हम बता नहीं सकते हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में। क्योंकि साइकोलॉजी हर एक जगह अप्लाई होती है, चाहे हम मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और खास करके इंटरव्यू में तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब आप लोग को विश्वास होगा या नहीं होगा, मैं इंटरव्यू में लगातार तीनों बार मोर देन 75% इवन 77 8% 77% के करीब मैं मार्क्स लेकर के आया जस्ट बिकॉज़ ऑफ साइकोलॉजी। तो एक पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। रही बात कि हमें इन सब चीज़ों को छोड़ कर के जहाँ तक हमें अपने को, अपने सेल्फ को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने को कैसे जानें कि हमारे लिए कौन-सा फ़ील्ड बेहतर हो सकता है। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम केवल असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक फ़ील्ड में बहुत कॉम्पिटिशन है और हर एक आदमी एक ही फ़ील्ड में अगर एस्पायर कर रहा है तो नहीं जा सकता है। तो हमें अपने स्कोप को ढूँढना होगा और अपने सबसे बड़ी बात है कि अपने सेल्फ को पहचानना होगा कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमारा एप्टीट्यूड किसमें है। तो सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ ये है क्योंकि आज के टाइम में साइकोलॉजी का स्कोप इतना बड़ा है कि आप एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, एक बहुत बड़े प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। इवन आज के टाइम में तो यूपीएससी में बहुत सारे जो स्पेशलाइज़्ड पोस्ट आ रहे हैं। वहाँ भी हम अप्लाई करके वहाँ पे एज़ अ साइकोलॉजिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वहाँ पे किसी भी एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम जो डीआरडीओ होता है उसमें एक डीआईपीआर में हम जो साइंटिस्ट एज़ अ साइंटिस्ट भी वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। तो ये तो रहा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब करियर हम किस-किस फील्ड में बना सकते हैं और आज के टाइम में तो मिलिट्री साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अ, बहुत वाइड एरिया है मतलब मैं उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर जी। सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ हम जी, बिल्कुल आप जी कह सर। रहे हैं वाइल्ड एरिया है, लेकिन एक्चुअली हाँ, कि हम वहाँ पे अप्लाई यहीं पर एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है जी। जैसे कि अगर हम जिस फ़ील्ड से आप अभी बीपीएससी में जैसा कि आप चयन हो चुका है आपका, तो इसमें जो अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है या फिर यूपीएससी की बात करें, तो ख़ासकर एक मिथ जी। ये भी है कि पहला प्रश्न तो मेरा ये रहेगा कि एक मिथ ये है कि साइकोलॉजी में बड़े ही कम मार्क्स उठते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? दूसरा ये है कि साइकोलॉजी का अभ्यर्थी कहीं न कहीं अन्य जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ जीके, जीएस हुँ, में हुँ, हुँ। इनसे कट जाता है, तो आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है? और एक साइकोलॉजी के अभ्यर्थी के नाते ये आपके लिए कितना हुँ, हुँ। टफ़ था? और आपने कैसे इसे मैनेज किया? सर ये बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से डिसएडवांटेज होता है। अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम पूरे सिलेबस को चाहे कोई हिस्ट्री है या ज्योग्राफी वाला है तो पूरे सिलेबस को पढ़ता है और उसको 150 में 150 क्वेश्चन आता है। वहाँ पे हम कितना ईज़िली अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। अपना जो एक वो होता है ना एक अपने अपने को काबू में लाते हैं कि हमें 150 में 150 क्वेश्चन नहीं करना है, हमें 150 में 100 क्वेश्चन करना है, 90 क्वेश्चन करना है। तो अगर हम साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़े हैं, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, अपने जो हमारे जो एप्टीट्यूड है कि हम किस एरिया में अच्छा कर सकते हैं। सपोज़ कि हमें पता है कि हमको ज्योग्राफी नहीं आता है, तो हम ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री पे ध्यान देंगे, पॉलिटी पे ध्यान देंगे। और रही बात यूपीएससी के प्रिलिमिनरी की, तो जहाँ पे सीसैट जैसा टेस्ट होता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, वो सीसैट में फेल होते हैं। सबको पता होगा कि वो तो जीएस पार पार कर ले जाते हैं, लेकिन सीसैट में फेल हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो क्यों नहीं हम यहाँ पे साइकोलॉजी का रोल दे सकते हैं?
देख सकते हैं कि जो जो अभ्यर्थी साइकोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसमें जो पैसेज जिसमें रहता है, तो अगर हम साइकोलॉजी पढ़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर एक ऐसी मतलब कैपेसिटी डेवलप रहती है कि हम उसको उस पैसेज को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर ले जाएँगे। तो डायरेक्ट तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी पढ़ने से जो हमारी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग होगी, वो हमें वहाँ बेनिफिट करेगी। और ये डिसएडवांटेज, एडवांटेज हर एक स्टूडेंट को होता है। ऐसा नहीं कि जो आदमी ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसको एडवांटेज मिल रहा है। हाँ, कुछ 2-4 क्वेश्चन में एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारी ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि हम तो तैयार हैं ना कि भाई हमको सब कुछ पढ़ना है। हम मेंटली मजबूत हैं कि हमको तो सब कुछ पढ़ना है। हम किसी एरिया को छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं न कहीं डायरेक्ट तो बेनिफिट हमें नहीं मिलता है साइकोलॉजी पढ़ने से, लेकिन इनडायरेक्ट इतना बेनिफिट मिलता है कि अन्य सब्जेक्ट के अभ्यर्थी अ, मतलब कम्पीट नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। जी। और मैंने शायद इस चीज़ को अमल में लाया और मैंने किया भी है। तो सर इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सर आपका आंसर था कि साइकोलॉजी के विद्यार्थियों में एक मिथ है कि साइकोलॉजी में नंबर कम आता है यूपीएससी या अन्य एग्ज़ाम में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नंबर आते हैं बट ये है कि हम या तो क्वेश्चन की डिमांड को समझ नहीं पाते हैं, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम आंसर क्या दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमें रटी-रटाई चीज़ों पे नहीं जाना है, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बुक में कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ है, तो बस हमें उसी को लिख के आना है, हमें उसके अप्लाइड पार्ट को लिखना है, हमें उसको अप्लाई करना है। कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो जो 4-5 जो है उसमें एके सिंह की बुक में चीज़ लिखा हुआ है कि 4-5 तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्नीक है ना, रिलैक्सेशन टेक्नीक और 2-3 3-4 और लिखा है। तो उसके अलावा भी हम जो डेली लाइफ में करते हैं, हम कैसे योगा से, कैसे प्राणायाम से, तो उसको कोरिलेट करने की ज़रूरत है और हमें बुक में जो लिखा है, बुकिश को न लिख कर के अपना जो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, उसको दे कर के हम साइकोलॉजी में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अभी तो इस बार मेरा बीपीएससी में 300 में साइकोलॉजी में कितना मार्क्स आया मेरे को नहीं पता, लेकिन इससे पहले जो 2-3 बार जो मेरे मार्क्स साइकोलॉजी में मिले थे, तो फर्स्ट टाइम में मेरा आउट ऑफ 300 175 मार्क्स था, सेकंड टाइम आउट ऑफ 300 170 मार्क्स था। तो लगभग-लगभग 60% के करीब मार्क्स तो आ ही रहे हैं ना, और 60% मार्क्स कहीं से भी कम नहीं है अगर आपको अच्छी रैंक लाना है, अच्छा रैंक लाना है तो आप जीएस-1 में अच्छा स्कोर करिए। आप अगर पॉलिटिक्स या और सब्जेक्ट को देखें 150 भी नंबर नहीं बच्चों का आता है। तो हमें इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना है कि नंबर या मार्क्स कम आते हैं, नंबर आते हैं, बशर्ते कि हमें क्वेश्चन की डिमांड को समझना है और क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए हमें जो कंटेंट लिखना है, अपनी बातों को प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हमें एग्ज़ाम्पल देना होगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम्पल दे कर के सर हम अपने आंसर को इनरीच कर सकते हैं। अ, जी। एक चीज़ आपने शुरू में कहा कि साइकोलॉजी एकेडमिक फ़ील्ड के लिए अगर हम कर रहे हैं तैयारी या पढ़ रहे हैं, तो वो एक अलग है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। चूँकि आप हायर जी। एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, आपने नेट भी कम्पीट करके नेट पास आउट किया है। तो अगर मैं हायर जी। एजुकेशन के संबंध में और कॉम्पिटिटिव ये दोनों में अगर बुनियादी अंतर की बात करूँ, तो क्या आपको ऐसा लगता है? कैसे आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ अ, व्यू से और एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी। सर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कहने का मतलब कि जो एक पढ़ाई रिसर्च ओरिएंटेड होती है, हम एकेडमिक फील्ड में जाते हैं तो हम रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है, एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिलेबस है। एक लिमिटेड सिलेबस है, उतना पढ़ कर के हम उसमें अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे एकेडमिक में जा रहे हैं तो हमें पूरे साइकोलॉजी के हर एक चीज़ को पढ़ना है। और बहुत वाइडर एरिया, वाइडर स्कोप है उसका। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो जैसे कि बिहार पीसीएस में हम देख लेते हैं, तो एक सिलेबस है, मतलब इसमें लगभग-लगभग अ, 28 26-28 टॉपिक हैं, बस उसी को पढ़ना है। इट मीन्स केवल जनरल साइकोलॉजी ही पढ़ना है। मोटिवेशन, परसेप्शन, इमोशन, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन और रिसर्च मेथोडोलॉजी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है, एकदम नहीं पढ़नी है।
पढ़नी है। जबकि अगर हम एकेडमिक फील्ड में जाएँगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिना उसको समझे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें साइकोपैथोलॉजी अगर हम एकेडमिक में जा रहे हैं तो हमें साइकोपैथोलॉजी में मास्टर होना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कहीं भी नहीं साइकोपैथोलॉजी पढ़ना है, थोड़ा-सा थ्योरीज़ पढ़ना है उसका, बाकी हमें कहीं भी नहीं रोरसा टेस्ट, थीमेटिक टीएटी टेस्ट कहीं भी नहीं हमें रोजर्स को पढ़ना है, कहीं भी हमें सिगमंड फ्रायड को बहुत नहीं पढ़ना है, एक लिमिटेड पढ़ना है। तो सर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ मैं कह सकता हूँ कि हमें एकेडमिक में अगर हम जा रहे हैं तो हमें इन डेप्थ में उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारे सोर्स को रेफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक लिमिटेड है, उसका हम 4-6 किताब से उसका हम कंटेंट को जुटा करके और उसकी हम प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। सर जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बीपीएससी मेरा शायद हाँ, इस बार चौथा अटेम्प्ट था मेंस का। मेरे पास 2 केवल इतनी पतली-पतली कॉपी हैं, उसमें मैं प्रिसाइज़ली नोट्स बनाया हूँ। अगर आप उसको कहेंगे तो मैं स्कैन करके ग्रुप में डाल दूँगा। हालाँकि बहुत वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको डाल दूँगा। मैं कहीं कभी मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा हूँ, आती है मुझे थोड़ी बहुत, लेकिन मैं इसमें कहीं नहीं पढ़ा, एक भी मतलब चीज़ नहीं पढ़ा कि हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना है, बाकी और जो चीज़ें जो हम पढ़े थे ग्रेजुएशन और पीजी में, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ा। मतलब हमें ज जितना मैं ग्रेजुएशन और पीजी में जितना सिलेबस पढ़ा हूँ, उसका मैं 25% भी अपने प्रिपरेशन के दौरान नहीं पढ़ा। तो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट दोनों मेरे हिसाब से अलग है सर। बाकी तो सर चीज़ें तो सेम ही हैं, पढ़ना तो सेम ही चीज़ है। दूसरी बात ये है सर कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रियल लाइफ एग्जांपल से अपनी चीज़ों को कोरैबोरेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर हमें पूछ दिया कि आप साइकोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ करेंगे? हमेशा हमसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप साइकोलॉजी का यूज़ कैसे करप्शन को रिमूव करने में करेंगे? तो अब हमें बताना पड़ेगा कि साइकोलॉजी का यूज़ करप्शन को कम करने में कैसे करेंगे? कैसे हम लर्निंग की थ्योरी अप्लाई करेंगे? कैसे हम मोटिवेशन की थ्योरी अप्लाई करेंगे? कैसे हम अपने एम्प्लॉयी जो हैं उनके मतलब अपना जो खुद का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको कैसे अप्लाई करके अपने एम्प्लॉयी के इमोशन को मोटिवेट करेंगे रेगुलेट करेंगे। तो सर इन सब एस्पेक्ट को देखते हुए थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा है, अलग है, मेरा मानना ऐसा है सर। जी। क्या आपने इंटरमीडिएट से साइकोलॉजी का चयन किया था या फिर स्नातक से आप साइकोलॉजी को चूज़ किए हैं? सर मेरा तो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से हुआ था। एक्चुअली एक छोटी-सी कहानी है मतलब 2 मिनट की बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल, साइकोलॉजी मैंने बिल्कुल। क्यों चूज़ किया। बिल्कुल। एक्चुअली मैं इंटरमीडिएट करने के बाद मेरा डिफेंस सर्विस की तरफ रुझान था। तो मैं डिफेंस सर्विसेज़ में सर टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट सबको पता होगा। तो उसमें टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी सब टेस्ट होता है। तो मैं कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पे थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट जो होता है, तो वो टेस्ट हो रहा था। कराया जा रहा था। तो मेरा बड़ा बहुत ही इंटरेस्ट उसमें आया। फिर एक सर थे बनारस में एक कोचिंग है, तो वो बताए कि ये सब साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट आया कि यार क्यों ना हम इसी विषय को पढ़ें। तो ठीक है, मेरा सिलेक्शन एनडीए में नहीं हुआ, लेकिन मैं साइकोलॉजी पढ़ा और तो इस तरीके से मेरा साइकोलॉजी की तरफ मेरा मतलब रुझान आया और अच्छा भी रहा मेरे लिए। मैंने खुद को भी बहुत बार कंट्रोल किया कि सर आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम का। मैं असफल हुआ, बार-बार असफल हुआ, बार-बार सफल हुआ। तो एक तरह से अपने इमोशन को बनाने में, अपने मोटिवेशन को मेंटेन करने में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा और मेरा जो सिलेक्शन साइकोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, इन पीजी एज़ वेल एज़ इन माय ऑप्शनल मतलब मुझे पहले तो अब जब आदमी असफल रहता है तो कभी-कभी अपने डिसीज़न पे डाउट होता है। मैं ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ कि यार लगता था कि यार गलत किया क्या? लेकिन आज मुझे मतलब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं मैंने सही किया और मुझे लगता है कि आदमी अगर एक बार डिसीज़न ले लिया तो उसपे फ़र्म रहना चाहिए। तो मेरा साइकोलॉजी की जर्नी काफ़ी अच्छी रही और बहुत सारे मेरे यहाँ पे सीनियर और जूनियर भी और मेरे बैचमेट भी जुड़े होंगे, जो हमें बखूबी जानते होंगे। तो सर ऐसा इस तरीके से मेरा साइकोलॉजी की तरफ रुझान आया सर। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैथमेटिक्स के दम पे ही मैं आज नौकरी भी कर रहा हूँ अकाउंट ऑफिसर का। लेकिन फिर बिल्कुल, आप भी सही कह रहे हैं। एक साइकोलॉजी का साइकोलॉजी के अभ्यर्थी होने के नाते अभ्यर्थी के मन में सदा दुविधा बनी होती है कि मैं तो मेन स्ट्रीम जी, के विषय से हट गया, क्या ये मेरे लिए आगे किस हुँ, तरह से ये बेनिफिट होगा, नहीं होगा, ये दुविधा बनी रहती है। इसीलिए ये आज बहुत ज़्यादा हुँ, क्यूरियोसिटी सभी के मन में है कि एक साइकोलॉजी का अभ्यर्थी कैसे एसडीएम हुँ, के पद पे चयनित हुआ है। तो क्या आपकी शिक्षा-दीक्षा बिहार जी। से ही हुई है या फिर कहीं अन्य राज्य से? ग्रेजुएशन और परास्नातक की अगर अ बात करें तो?
नहीं, मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुआ है। अभी मैं वहीं बैठा भी हूँ, बीएचयू में बैठा भी हूँ आज अच्छा, अभी अच्छा, अभी के अच्छा। टाइम में। तो जी। मेरी पढ़ाई यहीं से हुई है, स्नातक और परास्नातक की। और कुछ टाइम तक मैं एडमिशन पीएचडी में भी लिया था, लेकिन चीज़ें मतलब इकोनॉमिकली थोड़ा-सा मेरे को चाहिए था एक सपोर्ट, तो मैं ड्रॉप कर दिया पीएचडी और फिर मैं अपना जॉब जॉइन कर लिया। तो अगर हो सकता है अगर साइकोलॉजी में आगे अगर परस्यू किया होता तो अब किस्मत को शायद यही लिखा था कि आपको एसडीएम बनना है, तो छोड़ना पड़ा। ओके, हालाँकि आप मैं आगे फर्दर पीएचडी पीएचडी करना चाहूँगा साइकोलॉजी में। मतलब जैसे मैं जॉइन करता हूँ, थोड़ा-सा स्थिर हो जी हाँ, जाऊँगा, अगला तो मेरा आगे प्रश्न मैं यही कुछ था कि ये आपकी जो जीवन यात्रा है कैबिनेट से लेकर के अकाउंटेंट ऑफिसर से लेकर के और अभी एसडीएम तक पहुँची है, तो चूँकि आप रुके नहीं हैं, तो क्या ये यात्रा भी आगे जी। अनवरत जारी रहने वाली है या फिर यहाँ पे स्थिर हो जाने वाली है? सर अभी तो मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट बचा हुआ है और बहुत मैं क्लोज मार्जिन से प्री और मेंस में चूकता हूँ यूपीएससी में, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरी डिसकंटिन्यूटी। मैं जॉब भी कर रहा हूँ प्लस बहुत सारे लायबिलिटीज हैं, तो मेरी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। और तो अभी तो इस बार मेरे को यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना है, और सीरियस दूँगा तो होपफुली, मतलब एक ऐसा चीज़ है कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि हो ही जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अच्छे से। फिर जॉइन करने के बाद मैं आगे पीएचडी भी करना चाहूँगा, क्योंकि एक अगर एडमिनिस्ट्रेटर, एक अगर डॉक्टरेट उसके पास है तो सर उसकी वैल्यू कहीं न कहीं हमको अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में दी जाएगी तो हमें तरजीह दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो ग्रेजुएट होंगे, एज़ कम्पेयर टू जो जो बीटेक ग्रेजुएट होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक अच्छा वाइडर एक्सपीरियंस रहेगा। हम एकेडमिकली साउंड रहेंगे तो हमें कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कहीं भी हमें अगर मौका मिलेगा तो अन्य की तुलना में हम बेटर परफॉर्म करेंगे। तो आगे तो अभी यूपीएससी के 1-2 अटेम्प्ट सीरियस देना है, और मेरा ऑप्शनल उसमें साइकोलॉजी ही रहेगा, और हो सकता है कि आप ही लोगों में से किसी की मदद भी लूँगा मैं कुछ कंटेंट जुटाने में। तो मैं मदद चाहूँगा किसी न किसी से, आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो सर यही मेरा आगे फर्दर जो मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है यही रहने वाला है कि एक सीरियस अटेम्प्ट यूपीएससी का विद साइकोलॉजी ऑप्शनल दूँगा। फिर आगे अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज़ फिर मैं पीएचडी करूँगा, और मेरा पीएचडी करने का मकसद ये नहीं है कि मैं एकेडमिक में आऊँगा। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने पोटेंशियल को ज़्यादा रियलाइज़ करूँगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि अपने सेल्फ को पहचानना होगा कि हम किस फील्ड, किस चीज़ के लिए बने हैं। तो हमारा फील्ड वही रहेगा, लेकिन इस ये सब सब्जेक्ट ने ही सब कुछ हमें दिया है, तो हम सब्जेक्ट को आगे परस्यू करना चाहेंगे सर। नो डाउट आप तो प्रेरणा स्रोत हैं ही। आपने जैसा कि बताया कि अभी यूपीएससी के भी अटेम्प्ट आप देने वाले हैं। ये प्रेरणा स्रोत की बात है कि आप जॉब करते हुए भी ये आप यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में सफल होते हैं, जिसमें हज़ारों अभ्यर्थी बैठते हैं। सभी की चाह होती है, हर व्यक्ति की अपनी-अपनी फ़ितरत है। बहुत सारे उस फ़ील्ड में जाकर के भी एकेडमिक फ़ील्ड में आ जाते हैं। अभी पूर्व का ही उदाहरण है जो कि अभी पिछली बार जब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति हुई थी, अगर वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें, तो बहुत सारे एसडीएम, जी। डीएसपी और वो छोड़ कर के पुनः एकेडमिक फ़ील्ड में आके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जॉइन किए हुए हैं और कुछ की रुझान हुँ, उधर की हुँ। ओर होती है। तो बिल्कुल सबकी अपनी-अपनी रुझान है और आप अध्ययन के बीच में जी। सॉरी जॉब करते हुए आप इस फ़ील्ड में आए और सफल हुए। ये सच में एक बहुत हुँ, प्रेरणा हुँ। स्रोत है, ख़ासकर उनके लिए जो अभी जॉब कर रहे हैं या फिर किसी न किसी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं इसके बावजूद भी, वो चाहें तो अटेम्प्ट ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत थैंक सारे यू, थैंक यू सर। साइकोलॉजी के ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि इसमें से कम 25-30 लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि नेट जेआरएफ सेलेक्टेड हैं। उनके भी मन में आपको देख कर के जी कहीं सर। न कहीं ये चाह ज़रूर जगेगी कि क्यों ना मैं भी 1 आध 2 अटेम्प्ट दूँ। तो आपको क्या लगता है नेट का हुँ, निकालना आसान था? नो डाउट दोनों परीक्षाएँ अलग-अलग हैं, नेट की परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षा। हुँ। वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं जी, बट जी। लेकिन उसमें भी बहुत हुँ, कॉन्ट्रास्ट होता है, उसमें ऑप्शन जो होते हैं एक-दूसरे के बहुत क्लोज़ होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि नेट का निकालना जी। आसान था या फिर बीपीएससी की परीक्षा तो आपकी क्या उसमें राय होगी? सर मैं नेट तो ख़ैर मेरा 2-3 बार हुआ है। 2013, 14 और 15 में मैं दिया था, तो जितना बार दिया मेरा नेट हुआ, जेआरएफ कभी हुआ नहीं, और मैंने कभी सीरियसली दिया नहीं।
तो सर नेट तो मैं उसके लिए बहुत प्रिपरेशन नहीं किया, क्योंकि बीएचयू में हमारा जो सिलेबस है सर, इतना मतलब सिलेबस को साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट बीएचयू का अगर यूजी और पीजी किया है ढंग से, बीएचयू से केवल सिलेबस पढ़ा है जो वहाँ का सिलेबस है, तो हमें नहीं लगता कि उसके लिए किसी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है। और सर लिटरली मैं बता रहा हूँ विथ फुल ऑनेस्टी कि मैं कभी भी साइकोलॉजी में नेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत, जितना मैं अभी मेंस लिखने में जितना मैंने एफर्ट लगाया, विद इन अ लिमिटेड टाइम हमें आंसर की फ्रेमिंग करनी है, लिखना है, और लिखने के साथ साथ अच्छा लिखना है। तो नेट तो मेरा फ्लो में हो गया सर। अभी आज मैं दूंगा तो आज शायद मैं नेट का पेपर देखता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है देख करके। तो आज तो मेरा नेट नहीं होगा आज के टाइम में, लेकिन जब मैं दिया तो मेरा हो गया, लेकिन आज नहीं होगा। तो दोनों का प्रिपरेशन तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, दोनों को हम पैरेलल प्रिपरेशन कर सकते हैं, और दोनों अपने आप में टफ है, कोई भी इजी नहीं है, क्योंकि चार ऑप्शन है तो ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन एकदम डिस्टिंक्ट रहने वाले हैं और आप इजिली उसको रिकॉग्नाइज करके और सही आंसर टिक मार सकते हैं। और वैसे ही जो सब्जेक्टिव जो लिखना है तो वो भी आसान नहीं है कि आपको क्वेश्चन आया और आप उसको देखे और लिख लिए। लिखने को तो लिख देंगे, लेकिन आपको अगर मार्क्स लाना है तो आपको अपने आंसर को साइंटिफिकली डिजाइन करना होगा, उसका उसके उसकी बराबर बढ़िया से उसको प्रेजेंट करना होगा। ऐसा नहीं है केवल हम भर भर के पेज लिख दे रहे हैं विश्वविद्यालय टाइप का जो हम लोग लिखते हैं, वैसा लिखने से बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलता। अगर हम पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं, अगर हम उसको फ्लो चार्ट नहीं बना रहे हैं, हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम अपने आंसर में कंटिन्यूटी नहीं रख रहे हैं, हम टू द हम कहानी लिख रहे हैं, तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो दोनों चीजों को इवेलुएट करके हम किसी को इजी नहीं कर सकते, और दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। और आदमी अगर चाहे तो दोनों का प्रिपरेशन पैरेलली कर सकता है, और दोनों का प्रिपरेशन तो किसी को आसान किसी को डिफिकल्ट करना नहीं है, दोनों को पैरेलल प्रिपरेशन करना है, और दोनों का थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है सर कि हम अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने जा रहे हैं तो वो रिकॉग्निशन का टेस्ट, हमको रिकॉग्नाइज करना है, कभी भी हम पढ़े हैं तो रिकॉल करके रिकॉग्नाइज कर देंगे। लेकिन अगर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को रिकॉल करना होगा, हमें वहां रिकॉग्नाइज नहीं करना है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए नहीं है कि चार ऑप्शन है हम टिक मार दिए, उसको तो हमें याद होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर उसकी फ्रेमिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। तो दोनों थोड़े अलग हैं बट डिस्टिंक्ट नहीं है, और दोनों में लेवल ऑफ डिफिकल्टी बराबर है मेरे हिसाब से। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों की परीक्षाएँ अंतर होने के बावजूद भी दोनों एक-दूसरे की कहीं न कहीं समकक्ष हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, आपसे कुछ सवालात करना चाहेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी या फिर ऐसे जो यहाँ पे स्कॉलर या एकेडमिक फ़ील्ड के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं 1 टू 1 प्लीज़। या फिर अपने माइक को अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। जी। जी, रश्मि दत्ता जी आपने हैंड रेज़ किया है, प्लीज़ अपने प्रश्न बोलें। जी, जी मैम बोलिए। जी, शायद उन्हें मैम अनम्यूट अपना अपने माइक को आप अनम्यूट करिए। ओके। जी, फिरोज़ सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, आवाज़ जी आ रही सर। है सर? जी सर बिल्कुल आ रही है सर। रुकेश सर को सबसे पहले तो हम बधाई दे दें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और और आपको बधाई देनी चाहिए मॉर्गन एंड मर्रे साहब को, जिन्होंने टीएटी बनाया और आपको साइकोलॉजी की तरफ ले आए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं तो भूल ही गया था कि टीईटी कौन डिजाइन किया था सर, आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बेसिकली यहाँ पर सर, राज सर बता सकते हैं कि हम लोग क्लासेस चलाते हैं और कंटेंट की जी बात ही करते हैं सिर्फ, जो साइकोलॉजी जी से जी रिलेटेड हो। तो आपको जब जी भी सर। कोई मदद की ज़रूरत हो किसी कंटेंट के लिए फ्यूचर में, हम लोग को बिल्कुल याद जी, कीजिएगा। और मेरे तरफ बिल्कुल से सर। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हिम्मत नहीं आ रहा, कट ऑफ में नहीं आने के बावजूद भी अपने लिए एक जगह बनाई। ये बहुत बड़ी बात है।
राज सर। जी, रितु किशोर जी जो कि लॉ की अभ्यर्थी हैं, उन्होंने लॉ भी किया है, वो कुछ पूछना चाह रही थी, मुझे कॉल किया था पर्सनली। रितु किशोर मैम, आप अपने माइक को यहाँ अनम्यूट कर सकती हैं। जी, रितु मैम। शायद यहाँ पे अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जी, रितु शिखा, यस प्लीज़, रितु शिखा जी। Sir, good evening, sir. So first of all, sir, आपको congratulations, sir. Sir, actually मैं धन्यवाद मैम, PhD थैंक यू। सर एक्चुअली मैं सर PhD कर रही हूँ साइकोलॉजी से और साथ में सर बीपीएससी का भी सोच रही थी सर तैयारी करने का। बट कंफ्यूजन सर था पहले मैम का कि आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, थोड़ा-सा एक बार और म्यूट करके अनम्यूट करिए, हेलो फिर बराबर आवाज़ आएगी। हेलो हाँ सर जा रही है जी आवाज़? मैम, बोलिए। हाँ, अभी आ रही है। एक्चुअली मैं सर PhD कर रही हूँ साइकोलॉजी से और मेरा माइंड में जी। आया एक बार कि बीपीएससी का भी करना चाहिए था। बट मैं सुनी जी। थी कहीं से कि फिर ऑप्शनल लेने में साइकोलॉजी में नहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो फिर मैं आज तो सुनी आपके बारे में तो कि जी। साइकोलॉजी से फिर आपने किया है और मैं जी, फिर जी। एक इलाहाबाद जो कोचिंग है उसके मतलब वहाँ पूछी थी किसी के थ्रू तो हुँ। वहाँ बोले उन्होंने बोला था कि मात्र 1% चांस होता है साइकोलॉजी में सब्जेक्ट का फिर मात्र बीपीएससी में 1% क्या होता है? सर, इनका बीपीएससी में प्रश्न सर मैं रिपीट कर यूपीएससी देता बीपीएससी हूँ। इन्होंने जहाँ तक हाँ। जी, एक्चुअल में ये अभी जी, वो ये एकेडमिक फील्ड से तो जुड़ी हुई हैं, संग-संग ये बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही हैं और ये किसी संस्था से, जी कोचिंग सर। इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का हुँ। ये कहना है कि देखो जी, साइकोलॉजी विषय को रख कर के मात्र 1% चांसेज़ होते हैं सफल होने का, खासकर ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। तो हुँ, इनको ये दुविधा है हुँ। कि मेरा ऑप्शनल कौन-सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यस, यही इनका प्रश्न था। मैम आपका कहना बिल्कुल सही है, 1% चांस तो है ना? ये सर बट आपको सर देखे तो सर आज तो नहीं, ये हो गया 1% है चांस जी ना, जी तो साइकोलॉजी यस सर जो बच्चे एक एग्जांपल आपको बस देता हूँ कि बीपीएससी या यूपीएससी में हर एक साल लगभग 3 लाख लड़के एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम में फॉर्म भरते हैं। 3 लाख फॉर्म भरते हैं तो उसमें से मेरा जहाँ तक मानना है कम से कम 100 या 200 बच्चे जो होते हैं जो माइंड मेकअप किए रहते हैं कि हमें साइकोलॉजी ऑप्शनल लेना है, 100 या 200 और मैं 4 बार मतलब मेंस लिखा हूँ बीपीएससी का तो कम से कम 20 से 25 बच्चे तो मिनिमम आते हैं, जो साइकोलॉजी लेकर के ऑप्शनल लेकर के मेंस लिखते हैं। माइनॉरिटी में हम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसके लिए थोड़ा-सा हमारे जो एकेडमिशियन है नंबर देने में कोताही करते हैं। बट 1% जो आपकी बात है मैं उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो 200 बच्चे अगर माइंड मेकअप करके प्रीलिम्स दिए, 25 बच्चे अगर मेंस लिख रहे हैं, अगर उसमें से 2 भी सेलेक्ट हो रहे हैं मैम, तो बहुत बड़ी बात है ना। अ, सिमिलरली हिस्ट्री लेकर के 10 हिस्ट्री में जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से कम 20,000 बच्चे सोचते हैं कि हम हिस्ट्री लेकर के ऑप्शनल लेकर के मेंस देंगे। तो उनका आप रेशियो देखिए, तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि 1% चांस कम है? 1% चांस तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। अगर 0.5% ही या 0.1% भी चांस अगर वो बोल रहे हैं, तो आपको चांस लेना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम मतलब एक बहुत लंबी जर्नी है और अगर आप 1% पे चांस लेंगी, तो मुझे लगता है कि 1% चांस बहुत फेयर चांस है, एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। कि आप अदर सब्जेक्ट की भीड़ देखिए ना, आप पीएसआईआर की भीड़ देखिए, आप हिस्ट्री की भीड़ देखिए, उसमें भीड़ में बच्चे कहाँ खो जाते हैं कुछ भी पता नहीं लेकिन अगर आप साइकोलॉजी में थोड़ा-सा अगर आप आंसर अच्छा लिख के आ जाती हैं, तो उसमें 20-25 कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। तो अगर थोड़ा भी अच्छा रहेगा तो अगर आपको 60% मार्क्स मेरे आए हैं, मैं शेयर कर दूँगा अपना मार्कशीट। तो बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं और आपको आपको उस चीज़ पे अमल करनी चाहिए और आपको तैयारी साइकोलॉजी से ही करनी चाहिए अगर आप साइकोलॉजी अगर सीरियसली पढ़ी हैं तो। आपको एकदम अपने डिसीज़न पे फ़र्म रहने की ज़रूरत है और तैयारी करनी चाहिए। आप बिल्कुल तो सही कह सर रहे हैं सर। एक्चुअली उन्होंने एक्च सर एक्चुअली उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी तो करके ये फिलॉसफी ले लो, फिलॉसफी में ज़्यादा चांस रहता है। मैम चांस तो मिल जाइए और ऐसा कोई दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इस सब्जेक्ट को ले लेंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हिंदी साहित्य ले लेंगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात मैं और बताना चाहूँगा मतलब सभी को जो अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, तो इंग्लिश मीडियम में अगर कोई आंसर लिखता है साइकोलॉजी में तो मुझे लगता है कि उसके आंसर ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी मीडियम क्योंकि मैक्सिमम जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी अगर हैं तो सभी जो अभ्यर्थी जो एस्पायरेंट होते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो अगर
हिंदी ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी को बोल रहा हूँ कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंटेंट रहेगा तो मिलेंगे मार्क्स, बट ये है कि फ्लो साइकोलॉजी के आंसर राइटिंग में जो ज्यादा बढ़िया फ्लो बनता है वो इंग्लिश में बनता है। हम भी हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी में कंफर्टेबल है, लेकिन अंग्रेजी में आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, मतलब थ्रू आउट कर रहे हैं सिंस द ग्रेजुएशन। तो अंग्रेजी पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, अंग्रेजी में आंसर राइटिंग करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप अगर साइकोलॉजी अगर आपका एकेडमिक रहा है ग्रेजुएशन पीजी में, तो आप साइकोलॉजी से कर सकती हैं। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो मैं राज सर को अपना नोट्स का पीडीएफ बना करके 100-200 पे 200-250 पेज का है, थोड़ा सा हेजी राइटिंग है, थोड़ा सा कट कुट के ऐसे वैसे करेक्शन करके लिखा हूँ, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, तो आप उसको एक बार रेफर कर सकती हैं अगर आपको लगे तो। ओके सर, थैंक यू सर बताने के लिए। जी मैम, जी जी जी, आपने जो अभी मैथमेटिकली डेटा बताया कि 1% चांसेस, लेकिन मुझे लगता है जैसे आपने बहुत बड़ी बात कही कि अन्य विषय के वो चयन करने वाले, सेलेक्ट करने वाले नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऑब्वियसली उसमें नंबर जी ऑफ रिजल्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और उसी के ऑब्वियस सी कंपेयर। बात है सर, ऑब्वियस सी बात है। यस, यस, यस। तो फिर Psychology is the most efficient subject in UPSC as well as in state PCS in terms of जो एस्पायरेंट उसमें अपीयर होते हैं। सर डेटा निकाल के सर आप देख लीजिए, परसेंटेज वाइज साइकोलॉजी का सिलेक्शन ज्यादा हो। बिल बिल्कुल, बिल्कुल। रितेश सर, आपकी वॉइस ब्रेकिंग हो रही है। हेलो, हेलो। थोड़ी देर में शायद उनकी वॉइस सही हो जाएगी। अन्य कोई अभ्यर्थी या फिर कोई एस्पिरेंट यहाँ पर हैं जो अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कैरी ऑन। जी, नेक्स्ट प्लीज़। यही होता है टेक्निकल प्रॉब्लम।